Now next topic is 5.8 law of conservation of angular momentum. अगेन वहीं के प्रीवियस चैप्टर में और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, जिसे आप खाली मोमेंटम कहते थे। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे कि यहाँ भी कंजर्वेशन का लॉ होल्ड करना चाहिए। अब कंजर्वेशन के वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, जिसका मतलब क्या होता था, नो चेंज, मतलब कंजर्व्ड रहेगी चीज़, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस चीज़ को हम क्या कहते थे, कंजर्वेशन। और उसमें फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम यूज़ किया करते थे। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता था जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती थी। अब आपने इक्विलिब्रियम की भी दो कंडीशन पढ़ी थी, आपको याद हो। पहली कंडीशन होती थी वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो। फिर हम कहते थे कि पहली खाली काफ़ी नहीं है, हमें दूसरी चाहिए, वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो वहाँ पे हम आइसोलेटेड सिस्टम में कहते थे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम कहेंगे कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करना चाहिए। यानी हम रिलेशन लिखेंगे डेफिनेशन के लिए, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क act on a system, the total angular momentum of the system remains constant और रिलेशन इसका क्या आएगा मैथमेटिकली, एल टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। ये इसका रिलेशन आ जाएगा कि एक्सटर्नल टॉर्क कोई इस पर एक्ट ना करे। इसकी देखें ज़रा एक्सप्लेनेशन कैसे होगी हमारे पास। यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल मतलब वो दी जा रही है इसके लिए, एक डिवर की दी जा रही है। अब डिवर आपको पता है जो वाटर में जंप करते हैं एक प्लैंक के ऊपर से, प्लैंक को पहले वो नीचे पुश करते हैं अपने फुट पाँव की मदद से, और उसके बाद उन्हें एक पुश मिलता है और वो इस तरह जंप लेते हैं, जो मैंने एरो यहाँ बनाया है। अब देखें जब इनिशियली डिवर आपका जंप लेता है ना, तो उसके जो पाँव और हाथ होते हैं वो फुल स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच का मतलब बिल्कुल सीधे होते हैं, हाथ ऊपर होते हैं, पाँव इस तरह नीचे की तरफ होते हैं, बिल्कुल सीधे। अब जहाँ पे आप देखें इसके पाँव ज़्यादा हैं, तो आपको पता है यहाँ पे रेडियस आर जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हमने आई इनर्शिया का रिलेशन पढ़ रखा था, जो आपको पता है किस किस से डिपेंड करता था, बेसिकली आर स्क्वायर एम पे। ये बेसिकली क्या था आपके पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, और वो डिपेंड करता था रेडियस और एम पे। अब यहाँ आप ज़रा देखें जो आपका आई होगा वो आर की वजह से ज़्यादा होगा। आर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, एम तो उतना ही है आपको पता है। तो आर यहाँ पे बेसिकली क्या है, रेडियस, और वो है ज़्यादा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमने कुछ ये अभी निकाला है कि आई इंटू ओमेगा, दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, आई पे और ओमेगा पे। अब यहाँ पे आई ज़्यादा है किसकी वजह से, आर की वजह से, क्योंकि रेडियस ज़्यादा है इसके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद जब देखते हैं, जब ये डिवर आगे बढ़ता है, मैं ब्लू से बना देता हूँ, फिर आपको पता है ये ख़ुद को बेंड कर लेता है एक किस्म से सर्कल में। अपने पाँव और हाथों को ये बिल्कुल बंद कर लेता है। अब देखें जब पाँव और हाथ इसके बंद हो जाएंगे तो रेडियस अब आपको पता है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जब रेडियस रिड्यूस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आई भी कम हो जाएगा। लेकिन जब ये ख़ुद को बेंड कर लेता है ना, तो आई तो कम हो जाता है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे इस केस में जब उसने हाथ और पाँव बिल्कुल खोल रखे थे, बिल्कुल स्ट्रेच थे, तो वहाँ पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम थी। एंगुलर वेलोसिटी तो आपको पता है सर्कल में होती है, लेकिन जब उसने खुद को बेंड कर लिया, बंद कर लिया, तो वो सर्कल में एक बार आप देखते हैं तेज़ी से मूव करता है। जब वो जंप लेता है, आपने टीवी में ये स्पोर्ट देखा होगा, जब वो एक बार जंप लेता है और इस तरह उछलता है ऊपर की तरफ, तब उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होती, लेकिन जैसे वो खुद को बंद करता है तो बड़ी तेज़ी के साथ एक बार घूमता है और फिर हाथ और पाँव खोलता है और सीधा पानी में आ जाता है। तो जब वो इस केस पे पहुंचेगा, यहाँ पे आप देखें उसने खुद को बंद कर लिया, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगेन वो आई से मल्टीप्लाई होगी जब, तो एल आपके पास क्या आएगा, उतना ही जितना आपके पास पहले था।
तो इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली हम लिख सकते हैं कि L इज़ इक्वल टू L1 ओमेगा 1 I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट रहा। पहले जब उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो आपका क्या था, उसमें आपका आई ज़्यादा था आर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आर स्क्वायर और एम दोनों पे डिपेंड करता है। जो लीनियर आपका इनर्शिया होता था वो खाली मैस पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो आई ज़्यादा था, ठीक है, आई ज़्यादा था, और जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी थी यहाँ पर वो कम थी। तो जहाँ पे आपके पहला मोमेंटम था एंगुलर, बाद में आप देखें आई आपका कम हो गया क्योंकि इसने खुद को बंद कर लिया, लेकिन इसको खुद को बंद करने से आई तो कम हुआ लेकिन ओमेगा ज़्यादा हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि यहाँ आपके पास आई 4 हो, ओमेगा आपके पास 2 हो, और यहाँ आपके पास आई अब जो है 2 हो गया लेकिन ओमेगा क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये भी 4 टू ज़ा 8 होगा और ये भी 4 टू ज़ा 8 ही होगा, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगी। आपका जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब इस रिज़ल्ट को आप फर्दर क्या कर सकते हैं, और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है जो आप ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, वो अब क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है। राइट हैंड रूल से हम निकालते थे कि जिस प्लेन में ये घूम रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज चल रहा है तो नीचे की तरफ, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती थी जिसके आगे पीछे आपका प्लेन घूम रहा होता था। वैसे हम बनाया करते थे तो हमें पता है यहाँ एक्स लेते थे, यहाँ वाई। अगर हम कहते थे हमारा सिस्टम एक्स वाई के आगे पीछे घूम रहा है, एक्स वाई पे सॉरी घूम रहा है, तो आगे पीछे किसके घूमेगा, जेड एक्सिस के। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऊपर जेड एक्सिस, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीचे जेड एक्सिस आएगा। तो यहाँ भी जो आपका ये डिवर जंप ले रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो आप एक्सिस लेंगे तो आपकी जो ओरिएंटेशन होगी या जो डायरेक्शन होगी वो तीसरे एक्सिस के अलॉन्ग होगी, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के आगे पीछे होगी। अब आपने याद रखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका फिक्स रहेगा तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पर एक्ट ना करे। एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब ये है कि एक बार इस बंदे ने जंप ली यहाँ से, अब इससे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले जो इसे पीछे से दोबारा धक्का दे जाए। अगर उसे पीछे से दोबारा धक्का देगी तो आपको पता है इसकी स्पीड और ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कोई आपकी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट नहीं करती सिस्टम पे तो आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी एक और एग्जांपल लेने के लिए आप अर्थ को कंसीडर कर लें। अब जो आपको पता है अर्थ है वो बेसिकली किसके अराउंड घूम रहा है, अराउंड मूव टू सन, सन के आगे पीछे घूम रहा है वो। अब अर्थ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी एक्ट नहीं कर रहा, मीन्स जो आपका अर्थ घूमे जा रहा है सन के आगे पीछे सर्कल में, उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई दूसरी फोर्स उस पर नहीं लग रही। अगर उस पर कोई और फोर्स लगे तो वो भी अपनी डायरेक्शन क्या कर लें, चेंज कर लें, उसकी डायरेक्शन वो ना रहे। तो इस वजह से क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा, तो इस वजह से उसकी भी जो एक्सिस है वो क्या है, फिक्स है, और वो वन डायरेक्शन में ही घूमते जा रहा है यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछ लेना है, ठीक है।